क्लास 7 के बच्चे को जो स्कूल से एक्टिविटी टास्क मिला है तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आप लोग के पास एक्टिविटी टास्क आ ही गया होगा। तो ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी रिलेटेड हम लोग टॉपिक की बात करेंगे, उसको समझेंगे, आंसर बताएंगे आप लोगों को। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और और भी बच्चों तक पहुंचा देना है। ये WBSC बोर्ड से दिया गया है क्लास 7 के बच्चों के लिए। ठीक है ना। तो आते हैं, पेपर करने वाले हैं तो आप लोग को अच्छी तरह से करना है। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करना है। ठीक है। जिससे कोई प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है। एक्टिविटी टास्क की ओर, है ना। एक्टिविटी टास्क को कंप्लीट करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी, है ना। क्लास 7 ज्योग्राफी सितंबर मंथ में आया हुआ ये सितंबर मॉडल एक्टिविटी टास्क सितंबर मंथ का है क्लास 7 के लिए। और आपको अपने चैनल ज्ञान गैलेक्सी अजीत में स्वागत है। आपके अपने चैनल ज्ञान गैलेक्सी अजीत में स्वागत है। ठीक है। चलते हैं आगे। तो एक्टिविटी टास्क जो आया हुआ है वो हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का है। तो ये रहा आपका भूगोल का एक्टिविटी टास्क। तो क्वेश्चन कुछ टोटल मिलाकर 8 दिए गए हैं। चट्टान किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करना है। फिर वायुदाब क्या है, इसकी भिन्नता के कारण बताना है। ताप कटिबंधों के बारे में बताना है। एंड चट्टान चक्र की किस प्रकार कार्य करती है। आग्नेय चट्टान और सादी चट्टान में अंतर बताना है। समदाब रेखाओं के बारे में बताना है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के में अंतर स्पष्ट करना है। और विषुवत रेखा की क्या क्या विशेषता है। और एक बात और है कि पहले वाले एक्टिविटी टास्क में आप लोग को नंबर मार्क्स नहीं दिए जाते थे, लेकिन जिसमें मार्क्स 8 into 5 मतलब एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है। तो 40 मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से करना है कि इसी बेस पे हो सके तो गवर्नमेंट जो है WBSC गवर्नमेंट जो है वो वेस्ट बंगाल की तरफ से आपको रिजल्ट प्रदान हो, रिजल्ट मिले। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे। ओके। पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि चट्टान किसे कहते हैं या कितने प्रकार से देखे जाते हैं, है ना। चट्टान किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के देखे जाते हैं, है ना। चट्टान किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार से देखे जाते हैं। तो चट्टान जो है, सबसे पहली बात चट्टान की परिभाषा को जानना पड़ेगा हम लोग को। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं इसका वर्णन भी करना है। तो देखा जाए तो भूपटल के सभी कठोर एवं मुलायम पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। भूपटल के मतलब पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर जो भी कठोर और मुलायम चट्टान है उसको क्या बोलते हैं, मुलायम पदार्थ है उसको कठोर और मुलायम कोई भी दोनों तो चट्टान कहलाते हैं। जैसे बालू पत्थर मिट्टी आदि, है ना। उसके बाद और भी हम लोग परिभाषा हम लोग बता सकते हैं कि भूपटल के वे सभी पदार्थ जो खनिज नहीं है चट्टानें कहलाती हैं। ये ग्रेनाइट के समान कठोर हो सकती है और मिट्टी जैसी मुलायम भी हो सकती हैं। लेकिन आप लोग को सिर्फ एक ही लिखना है, ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए। तो चट्टान की परिभाषा, चट्टान किसे कहते हैं का आंसर हो गया। अब ये देखा जाता है यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है। तो चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ठीक है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, है ना। अच्छा। उसके बाद अब आग्नेय चट्टान के बारे में समझिए कि इसका वर्णन भी करने बोला गया। तो आग्नेय चट्टान को प्रारंभिक चट्टान अथवा मूल चट्टान भी कहते हैं क्योंकि इनकी रचना सबसे पहले हुई थी। इन चट्टान की उत्पत्ति लावा या मैग्मा के ठंडे होने से हुई है। इसलिए इसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। वे चट्टान जिनकी उत्पत्ति लावा या मैग्मा के ठंडे होने से होती है आग्नेय चट्टान कहलाता है। और प्रमुख आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, कैब्रो, बेसाल्ट आदि हैं। ठीक है। तो ये आपका अग्नि चट्टान हो गया। अग्नि चट्टान को अच्छी तरह से लिख लेना है। ठीक है। फिर से एक बार बता दें आपको। ठीक है कि
आग्नेय चट्टान, इसको लिख के इसको इसको अच्छी तरह से अंडरलाइन करना है। ठीक है, इसे लिख के आग्नेय चट्टान लिखकर अच्छी तरह से अंडरलाइन करना है। उसके बाद क्या, आग्नेय चट्टान को प्रारंभिक चट्टान भी कहते हैं, अथवा चट्टान अथवा मूल चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना सबसे पहले हुई थी। इस चट्टान की उत्पत्ति लावा या मैग्मा के ठंडे होने से हुई है, इसलिए इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अग्नि चट्टान कहा जाता है। कि अब यहाँ से भी लिखते हैं, वे चट्टान जिनकी उत्पत्ति लावा या मैग्मा के ठंडे होने से होती है उसे क्या अग्नि चट्टान कहते हैं। हम लोग सिर्फ आंसर इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अग्नि चट्टान कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आंसर शॉर्ट में लिख सकते हैं, पूरा लिखेंगे तो और अच्छा है। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे बढ़े। आग्नेय चट्टान के बाद अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान ये चट्टान है जो पृथ्वी तल पर मिलने वाले चट्टान के टूटने या खंडित होने के कणों के निक्षेपण से तथा जैविक अवशेषों के जमा होने से बना करती है। अवसादी चट्टान में परतें हैं जो एक दूसरे पर समतल रूप में जमे रहते हैं, जैसे बालू पत्थर, चूना पत्थर, खड़िया, जिप्सम जैसा, सेंधा नमक, कोयला इत्यादि। ठीक है, तो ये अवसादी चट्टान है। ठीक है, ये चट्टान पृथ्वी पर क्या है, ये चट्टान पृथ्वी तल पर मिलने वाली चट्टान के टूटने या खंडित होने के कणों से निक्षेपण से बनती है, और ये जैविक अवशेषण के जमा होने से बना करती है। अवसादी चट्टान में परतें होती हैं जो एक दूसरे पर समतल रूप से जमे रहते हैं, जैसे बालू का पत्थर, चूना पत्थर, खड़िया, जिप्सम, सेंधा नमक, कोयला इत्यादि। ठीक है, ये तो हमने सारे चट्टान पढ़ लिए। अब उसके बाद पढ़ेंगे रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान कभी कभी ज्यादा गर्मी या दबाव या दोनों प्रभाव होने से आग्नेय चट्टान के मूल रूप में परिवर्तित हो जाती है। इन परिवर्तन के फलस्वरूप बनी चट्टानें रूपांतरित चट्टान कहलाती है, जैसे स्लेट, संगमरमर पत्थर। इस प्रकार की चट्टानें जो अधिक कठोर और इसमें क्या होता है, छिद्र नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। इसके हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग कहता है कि वायु दाब क्या है ना। वायु दाब क्या है, इसकी भिन्नता बताना है। वायु दाब क्या है, इसकी भिन्नता बताना है। तो वायु दाब क्या है, मूलतः गैसों का मिश्रण है, जिसमें जल वाष्प, धूल के कण मालूम होते हैं। यद्यपि यह वायु भारयुक्त होती है, लेकिन जन्म से ही अभ्यक्त होने के कारण हमें उसका एहसास नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को पता है ना कि जन्म से ही हम लोग इसके समक्ष में रहते हैं। इसलिए इस प्रकार वायुमंडलीय दबाव का अर्थ है कि किसी भी स्थान पर, समय पर, वहां पर हवा के समस्त स्तंभ का भार है। ठीक है, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। वायुदाब, अब इसकी भिन्नता बतानी है। ठीक है, तो वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण, मतलब कि ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब ये हो गया कि वायुदाब में हर जगह पर अलग अलग क्यों है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इन्हें अधिकाधिक दबाकर घनीभूत किया जा सकता है। दबी हुई और घनीभूत वायु, मतलब ये वायु दाब के बारे में है। घनत्व अधिक होता है, वायु का घनत्व जितना अधिक होगा उतना दाब भी उतना अधिक होगा। ठीक है, इसके विपरीत कम घनत्व वाली, मतलब घनत्व जहाँ कम रहेगा वहाँ वायु दाब भी कम होगा। ठीक है, वायु के स्तंभ में ऊपर की वायु नीचे की वायु पर दबाव डालती है। इस कारण नीचे की वायु ऊपर की वायु की अपेक्षा घनी, अर्थात अधिक घनत्व वाली हो जाती है। इस परिणाम स्वरूप वायुमंडल की निचली परतें अधिक घनत्व हो जाती है। ठीक है, और इसलिए वे दबाव डालती है। इसके विपरीत वायुमंडल की ऊपरी परत कम दबी होती है, अर्थात उनका घनत्व कम होता है, वे अ, कम दबाव डालती है। वायुमंडल दबाव स्तंभीय वितरण वायुदाब ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। मतलब ये जो है तीन तरह से होता है। तो पहला वाला टॉपिक हो गया ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, उसके बाद तीन टॉपिक, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि वायुमंडल का जो अलग अलग जगह पर दबाव क्यों रहता है। दूसरा टॉपिक बनता है वायुमंडल देख, और ये थोड़ा सा कि हम लोग को पहले पढ़ना चाहिए था। वायुमंडल दबाव धरातल पर अलग अलग जगह पर, तो इसमें क्या है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की भिन्नता मिलती है। जिसको हम क्षैतिज, तो पहले ऊर्ध्वाधर पढ़ लेते हैं, फिर क्षैतिज पढ़ेंगे। ठीक है, क्षैतिज पढ़ेंगे फिर ऊर्ध्वाधर पढ़ेंगे, है ना। ठीक है।
कारण क्या है इसके अलग अलग जगह पर। तो वायु दाब की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता है, लेकिन यह एक ही दर से हमेशा कम नहीं होती। वायुमंडल के घने संगठन संगठक समुद्र तल के निकट पाए जाते हैं, और यह निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर वायुदाब, तापमान, उपस्थित वायु जलवाष्प की मात्रा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। ये कारक वायुमंडल के विभिन्न ऊंचाइयों पर बदलते रहते हैं, अतः ऊंचाई के साथ बढ़ते वायुमंडल में कमी आने की दर भी बदलती रहती है। ठीक है, ये एक ऊंचाई कारण हो गया, है ना। दूसरा कारण है वायु की क्षैतिज वितरण, वायु का क्षैतिज वितरण, है ना। है ना। तो वायु का जो वायु दबाव का क्षैतिज वितरण सारे संसार में समान नहीं है, मतलब क्षैतिज मतलब सब जगह पर वायु सूर्य का प्रकाश भी समान नहीं पड़ता, इसलिए ऋतु एक ऋतु दूसरी ऋतु में एक ही स्थान पर वायु दबाव बदलता रहता है। इसमें बदलाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक छोटी दूरी के बाद ही देखा जाता है, और वायु दबाव के क्षैतिज वितरण के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी के प्रमुख कारक भी है। ठीक है ना। तो कौन कौन सा प्रमुख कारक है? सबसे पहले है वायु का तापमान। वायु वायु का जो तापमान है, वायु पृथ्वी की घूर्णन गति है, और वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, ये तीनों जो है वायुमंडल के दबाव में भिन्नता के कारण है। ठीक है, तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये तीनों के बारे में टॉपिक में पढ़ ली है, 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? ताप कटिबंधों पर प्रकाश डालना है। क्या डालना है? ताप कटिबंधों पर प्रकाश डालना है ना। तो ताप कटिबंधों पर प्रकाश डालने के लिए पहले तो क्या गोलार्ध तथा ध्रुव का संबंध ग्लोब से होता है। ठीक है, मतलब पूरे विश्व में दो भाग में बांटे, पूरे विश्व को दो भाग ग्लोब में देखे है ना, ग्लोब में दो भाग में बांटे, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। तो इसे दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध दो भाग में बांटा गया है। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंध व शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। उत्तर में क्या होता है? उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से कटिबंध? तो पहला है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध के बारे में समझ लिए कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री है ये, हाँ। तो ऐसे इसको लिखना है ऐसे हम लोग को। ठीक है, ठीक है, उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के भाग को उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। यह वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है, अर्थात विषुवत रेखा के दोनों तरफ कर्क दोनों ओर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, आप लोग का बुक में ड्राइंग भी होगा, ड्राइंग भी बना सकते हैं, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था ताप कटिबंध पर प्रकाश डालने का। तो पहला उष्ण कटिबंध हो गया। दूसरा है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध क्या है? 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है, उपोष्ण कटिबंध कहलाता है ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध क्या है? 45 डिग्री से लेकर 66 डिग्री ग्लोब में ऐसे टिक किया हुआ। 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र, यहाँ सूर्य क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ सूर्य के ऊपर कभी नहीं चमकता, और बल्कि उसकी किरण तिरछी होती है। उसकी किरण तिरछे होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो आप हमेशा मतलब कि यहाँ पर आप नहीं, ताप होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ताप होगा। ताप हमेशा क्या होता है? कम होता है। ओके। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है ध्रुवीय कटिबंध। 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ पर अत्यंत ही कम रहता है, ताप ताप जो है अत्यंत कम रहता है, वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। इसको ध्रुवीय कटिबंध मतलब इसको ध्रुवीय कटिबंध कहा जाता है। ठीक है। अब अगले पॉइंट है चट्टान चक्र किस प्रकार कार्य करती है। चट्टान चक्र। ठीक है, तो ये आप लोग के बुक में ये पेज नंबर देख लीजिएगा।
चट्टान चट्टान से चट्टान से मिट्टी का निर्माण होता है, तो चट्टान चक्र जो है वो कैसे काम करता है। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्यताप, वर्षा प्रभाव और हवा के आघात, नदी के तेज बहाव द्वारा चट्टान टुकड़ों में बदलता रहता है। कुछ टुकड़े चट्टान के रूप में वही स्थिर रहता है, कुछ स्थानांतरण होकर तदुपरि वर्षा के जल के साथ बह जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हुए एक जगह जमा हो जाता है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया की क्षय से पत्थर के अवशेष मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी के निर्माण में असंख्य समय लगता है। तो ये चक्र हो गया आपका चट्टान इस चक्र में कार्य करती है, तो ऐसे ही करके टूटती है और फिर कार्य करती है। ठीक है, अच्छा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान और सारी चट्टान में अंतर। देखिए लिखना कैसे आपको, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अंतर का आधार ठीक है निर्माण, है ना। अगर आपको लिखना है तो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान ये दोनों को लिख सकते हैं सिंपली, तो बाकी कुछ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा स्टैंडर्ड लिखना है तो बस ये क्रम संख्या लिखिएगा, है ना। और ये भी लिखिएगा, और ये जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है इसी में कन्वर्ट हो जाता है, बीच में लाइन खींच लेंगे तो हो जाएगा। और इसमें जरूरत के हिसाब से जितना लिखना है उतना लिख सकते हैं। नाम देना है सिर्फ आप लोग आग्नेय चट्टान, अग्नि सैल लिखा है बट आग्नेय चट्टान लिखना है आपको, अवसादी चट्टान और अवसादी चट्टान नाम के क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। ठीक है, तो हिसाब से अपने हिसाब से कर देना है, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, ये नंबरिंग नहीं लिखना और नंबरिंग बाकी सब ठीक है। और एक्स्ट्रा नहीं, द्वितीय चट्टान नहीं लिखना है, उस पर वो सब नहीं लिखना है, लिख सकते हैं बट जरूरी नहीं है। प्राथमिक चट्टान नहीं लिखना है, अग्नि सैल की जगह पर चट्टान वर्ड यूज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, अच्छी तरह से आप नोट कर ले। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और वीडियो को अच्छी तरह से पॉज करके रोक के, और जिन बच्चों को अभी तक ये क्वेश्चन ये एक्टिविटी टास्क कंप्लीट करना है उन लोगों को शेयर भी कर देना है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समदाब रेखाओं के बारे में बताना है। ठीक है, ये भी आपके बुक में है, देख लीजिए अच्छी तरह से। समदाब रेखा के बारे में बताना है, तो समदाब रेखा के बारे में कहाँ तक बताया हम लिखना है, इसमें बता दे रहा है कि ये सब नहीं लिखना है, यहाँ से, है ना। फिर दिया चित्र में टेढ़ी मेढ़ी काली रेखा है, रेखा क्या है बताओ, ये सब नहीं लिखना है। रोज मौसम की विशेषताओं को रोज मौसम की विशेषताओं को मौसम के मानचित्र पर दिखाया जाता है, ये भी नहीं लिखना है। इन मानचित्र पर मौसम की विभिन्न विशेषताएं, गर्मी है, ये सब भी नहीं लिखना है। मौसम के मानचित्र पर हवा का, हाँ ये यहाँ से लिखना है। मौसम के मानचित्र पर हवा का दबाव दिखाने के लिए टेढ़ी मेढ़ी प्रयोग किया जाता है, इसी को कहा जाता है समदाब रेखा। ठीक है, यहाँ तक लिख देना है। और उसको इसके बारे में बताना है, तो उसके बारे में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट को अच्छी तरह से नोट करके लिख देना है। ठीक है, 4 पॉइंट को अच्छी तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब 7वां क्वेश्चन है अक्षांश और देशांतर में अंतर। देखिए अक्षांश बहुत सुंदर सुंदर तरीके से हमने सजा दिया है। ठीक है, इसी बात पे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना है। अक्षांश और देशांतर में, तो यहाँ पर लिखना है सिर्फ अक्षांश लिखना है और सिर्फ देशांतर लिखना है, उतना ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, और सिर्फ अक्षांश और देशांतर में अंतर ऊपर में हेडिंग देना है और अक्षांश और देशांतर लिख देना है। लिखने के बाद सारे पॉइंट को लिख देना है। 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं, इसमें तो पूरा का पूरा पॉइंट लिखिएगा। 6 पॉइंट है, कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन है अक्षांश और देशांतर में अंतर, अक्षांश और देशांतर में अंतर। ओके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, जिससे हम लगातार आपकी वीडियो, और ये भी बात है अगर बेल आइकन अगर नहीं दबाते हैं तो आपके पास वीडियो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, वीडियो पहुंचना मुश्किल है, जो नया नया आपके लिए जरूरी है, तो आपको बेल आइकन भी दबाना जरूरी है। 8वां क्वेश्चन है विषुवत रेखा क्या है, इसकी विशेषता बतानी है। ठीक है, विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा, प्रधान मध्यान्ह रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी के सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तो समान दूरी से पर स्थित है, इसे काल्पनिक रेखा भी कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी दो गोलार्ध में बांटती है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी के कैद से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य रेखीय उपहार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हैं हुए
हर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, ये आपके बुक में भी विषुवत रेखा किसे कहते हैं ये। अब इसकी विशेषता के बारे में भी पढ़ लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया विषुवत रेखा क्या है, इसकी क्या विशेषता है। और भी पढ़े, इस पर वर्ष भर 3 रात बराबर होते हैं, इसलिए विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अन्य ग्रहों की विषुवत रेखा को समान रूप से परिभाषित किया गया है। और क्या है, इन इस रेखा के उत्तरी उत्तरी ओर 23.5 डिग्री में कर्क रेखा और दक्षिण ओर क्या है, मकर रेखा है। ठीक है। तो आप वीडियो आपका अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बच्चों को शेयर भी करना है। कोई कमेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना है। ठीक है, चीज़ को और अच्छी तरह से किया जाएगा। तब तक नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए थैंक वेट करना होगा। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आप वेट करें, तब तक लगत रहें। और अगर जो सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है वो प्ले लिस्ट में जाकर आप पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड सारे वीडियो वहाँ पर रहते हैं। साथ में फैक्ट्स भी रहते हैं, जीके नॉलेज, हर चीज़ का वहाँ पर ग्रुप बना हुआ है। आप मैथ्स के रिलेटेड ये जो भी टॉपिक आपको चाहिए वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, इंग्लिश टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।